ट्वेल्थ क्लास जो लेसन हम लोगों ने शुरू किया था वो था प्रत्यावर्ती धारा। और उस लेसन के कंटिन्यूशन में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम एसी सर्किट में रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल एल यूज़ करते हैं तो उस केस में जो आई का मान होता है वो क्या होता है ना। जब हम खाली रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, और जब हम सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल एल को यूज़ करते हैं उस केस में प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी एल होता है और जो तुम्हारी धारा होती है उनके बीच में π/2 का अंतर होता है कला में, और जो वोल्टेज वी होता है वो धारा आई से π/2 कला आगे होता है। यहाँ हम कह सकते हैं धारा आई वोल्टेज बी से π/2 कला पीछे होती है। ठीक, अब जो नेक्स्ट हमारा वो है जब हम सर्किट में केवल कंडक्टेंस नहीं, एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं जिसकी धारिता हमारी सी है। तो जब आप धारिता संधारित्र को सर्किट में लगाते हो तो इसकी प्लेटों के बीच में जो होता है वो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज काम करने लगता है, और वो वोल्टेज हमारा क्या होगा, V = V0 sin ओमेगा × t। ठीक है, अब क्योंकि ये जो वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसीलिए जो कैपेसिटर की प्लेट हैं ये इनकी प्लेटों के बीच में जो जब धारा प्रवाहित होती है तो जो कैपेसिटर होता है वो जब धारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है या एक आधे चक्र में होती है तो वो कंटिन्यूस रूप से चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। जब धारा विपरीत दिशा में बहने लगती है तो फिर से चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। तो ये बार बार हमारा प्रोसेस चलता रहता है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह जो कंटिन्यूशन में बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहता है। ठीक, अब हमने माना कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर Q आवेश है और इस परिपथ में जो धारा बह रही है वो हमारी I है, तो इसकी प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि C = क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक, अब इस V के मान को हम इसमें रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा Q/C = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब जो इंस्टेंटेनियस करंट होगी हमारी परिपथ में जो तात्कालिक धारा है, तात्कालिक धारा I बराबर क्या हो जाएगा, dQ/dt। ठीक, यानी कि d/dt Q की वैल्यू को यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से जो है Q हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, CV0 sin ओमेगा t। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा CV0 sin ओमेगा t। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो CV0 तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा d/dt sin ओमेगा t। इस टर्म को क्यों लिया, क्योंकि इसमें t का फलन है। ठीक, अब sin ओमेगा t का जो वो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉज होता है, डिफ्रेंशिएशन, और ये भी हमारा t का एक वो है फलन है, तो ओमेगा t का भी होगा। जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d ओमेगा तो हमारा आगे जाएगा, dt/dt 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, खाली ओमेगा। ये हो गई I की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाए, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा I बराबर हम लिख सकते हैं इसको V0 अपॉन 1/ओमेगा/c cos ओमेगा t, ये लिख सकते हैं। जो हमारी वैल्यू आई थी, क्या आई थी, I = CV0 ओमेगा cos ओमेगा t आया था। ओमेगा और c इन दोनों को मैंने 1/, में V0 के नीचे ले लिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गई मेरी, ये जो वैल्यू है धारा I का मैक्सिमम वैल्यू से हम I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, I0 अच्छा cos ओमेगा t है, इस cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, पहले cos ओमेगा t लिख लो, फिर I बराबर हो जाएगा I0, इसे हम लिख सकते हैं sin ओमेगा t प्लस π/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी इक्वेशन मिल गई किसकी, इंस्टेंटेनियस करंट की, जब हमने सर्किट में खाली
कैपेसिटर सी को यूज़ किया था। और यहाँ पर जहाँ हमारा I0 है बराबर किसके है, V0 अपॉन 1/ωc है। ये I0 हमारा क्या है, ये I0 हमारा धारा का शिखर मान, धारा की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को V = V0 sin ωt से कंपेयर करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कला में π/2 का अंतर है और जो I है इसकी कला में π/2 जुड़ रहा है। इसका मतलब जो धारा I है वो वोल्टेज V से π/2 कला कैसी है, आगे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा वोल्टेज शून्य होगा, t = 0 अगर हम इसमें रखें तो t = 0 पर अगर हम v का मान निकालें तो V0 sin ω × 0, साइन 0 हो गया, इस पूरे की वैल्यू तो 0 हो गई। और जो I की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, I0 sin ω × 0 + π/2, यानी कि I0 ये वैल्यू 0 हो गई, π/2 बचा, ये हो गया sin π/2। sin π/2 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये I0 के बराबर आ जाए। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जब हमारा समय t था उस समय पर वोल्टेज 0 है तो हमारी धारा किसी मैक्सिमम है ना। इसका मतलब यही है कि I जो करंट है वो वोल्टेज V से π/2 कला आगे। इसका मतलब जब धारा शून्य होगी, जब वोल्टेज शून्य होगा उस समय धारा मैक्सिमम होगी, जब धारा शून्य होगी वोल्टेज मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर इसको हम फेज़र डायग्राम से दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, फेज़ डायग्राम से ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारी हो गई V0। ठीक, इससे ये हमारी होती है यहाँ, जब आप इससे इस पर लंब डालोगे तो ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो प्रक्षेप है ये v की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये एंगल मेरा ωt है। अब जो धारा I है वो इससे π/2 कला आगे है, यानी कि इससे π/2 का कोण बनाकर जब हम ये लाइन खींचते हैं, ये एंगल मेरा हो गया π/2, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा I0 को, और इसका जो प्रक्षेप होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो किस तरीके से बनेगा, ये हमारा देखो बच्चों यहाँ पर हमने ले लिया टाइम, कला ली है ωt, तो ये मैंने 0 की वैल्यू ले ली, ये मैंने π/2 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पाई ले लिया, फिर मैंने ये 3π/2 ले लिया और फिर ये पूरा 2π हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी क्या लिखा था कि t = 0 पर वोल्टेज हमारा क्या था, शून्य था, है ना। तो जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज कर्व मिलेगा वो हमको इस तरीके से मिलेगा। ये वोल्टेज कर्व है। और जो धारा मिलेगी, धारा मैंने क्या कहा था, धारा मैक्सिमम होती है ना। तो ये तो मेरा V0 यहाँ है, ये होगा I0 यहाँ। तो ये जब ये मैक्सिमम में धारा शून्य होगी, यानी कि ये हो गया मेरा करंट के लिए। ठीक, तो ये मेरा करंट ग्राफ हो गया, प्रत्यावर्ती धारा हो गई, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई मेरी I0 की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब t की वैल्यू 0 है उस समय v तो मेरा 0 है, लेकिन I की वैल्यू मैक्सिमम है और I0 π/2 पर क्या हो रहा है, v मैक्सिमम हो रहा है और I हमारा 0 हो जा रहा है। ठीक, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय धारा 0 है, जब धारा मैक्सिमम है उसमें वोल्टेज 0 है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आप लोगों ने भी क्या देखा कि I0 बराबर हमारा क्या होता है, V0 अपॉन 1/ωc, यानी कि 1/ωc बराबर क्या हो जाएगा, V0 अपॉन I0। और ये जो V0 अपॉन I0 है ये हमारा होता है प्रतिरोध, V/I प्रतिरोध होता है ना, यानी कि 1/ωc क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। और क्योंकि इसमें कैपेसिटर C है इसलिए कैपेसिटर C के कारण इसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या है हमारा, धारितीय प्रतिघात है,
और ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टेंस नहीं कहते, इसे हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात, और इसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्स सी बराबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1/ओमेगा c। ठीक, तो अब यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/2πfc। यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f है, यानी कि जो धारतीय प्रतिघात होता है वो आवृत्ति का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि धारा की आवृत्ति बढ़ेगी, अगर f का मान बढ़ेगा तो प्रतिघात हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, और इसका जो ग्राफ मिलता है वो हमको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समकोणीय अतिपरवलय इस तरीके से मिलता है जब हम f और xc के बीच में क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं। तो ये क्या है हमारा समकोणीय अतिपरवलय की फॉर्म में हमको मिलता है। कब xc और f के बीच में खींचा गया ग्राफ। ठीक, लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, क्योंकि डीसी करंट में तो हमारी f होती ही नहीं, f शून्य होती है। जब वहाँ f शून्य हो जाएगी तो धारतीय प्रतिघात क्या हो जाएगा, f की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे यहाँ पर, इफ़ f इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए फॉर डीसी के लिए, तो xc बराबर क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। तो जो दिष्ट धारा होंगी, दिष्ट धारा के लिए हमारा क्या होता है, जो धारतीय प्रतिघात होता है वो हमारा अनंत होता है, और इसी कारण से संधारित्र में दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वो है हमारा, ये तो हमारे जब सिंगल हमने जब वो यूज़ किए। अब इसके बाद हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, यानी कि हमने जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में, उस केस में क्या होगा, मतलब जो हमारा एसी सर्किट था, इस एसी सर्किट के साथ मैंने एक कॉइल जोड़ दी, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल, और एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया सीरीज़ में। ठीक है, ये मेरा L हो गया और ये R हो गया। अब इस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मेरा VL होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मेरा क्या होगा VR होगा। ठीक, अब आप लोगों ने भी पढ़ा था कि खाली रेजिस्टेंस जब हम लगाते हैं तो VR और I जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें होता है, रेजिस्टेंस के सिरों के बीच जो प्रेरित वोल्टेज होता है, और विभवांतर VR और I दोनों कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। और जब खाली कॉइल को हम यूज़ करते हैं उस समय आपने देखा था कि इसके सिरों के बीच जो प्रेरित विभवांतर VL होता है, VL और I के बीच में π/2 का क्या होता है, कलांतर होता है, और जो वोल्टेज होता है वो I से π/2 कला क्या होती है, आगे होती है। इसका मतलब ये हुआ कि VL और I के बीच में π/2 का कलांतर है। ठीक, और VR और I दोनों कैसे हैं, समान कला में हैं। अगर हम ग्राफ कुछ फेज़ डायग्राम अगर बनाते हैं इसका, और अगर इसका फेज़ डायग्राम अगर हम इस तरीके से बनाएं कि ये तो मेरी हो गई I करंट, तो जो VR होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों समान कला में होते हैं। और जो VL होता है, मैंने क्या बताया, I से π/2 कला आगे होता है, तो जो VL होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका परिणामी विभवांतर हम V मान लें तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस पर लंब डालोगे तो ये भी VL को रिप्रेजेंट करेगा, ये VR, ये आपका एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में V² बराबर क्या हो जाएगा, VR² प्लस VL²। ठीक है, VR हमारा किसके बराबर होता है, I इंटू R के, और VL हमारा I इंटू XL के। ये हो जाएगा I² R² प्लस I², ये हो जाएगा I²
एक्स एल का स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और जो v अपॉन आई है एक तरीके से ये v अपॉन आई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले आओ तो v अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो जो v अपॉन आई है एक तरीके से क्या है, नेट रेजिस्टेंस है हमारा, प्रभावी प्रतिरोध है। इस प्रभावी प्रतिरोध को हम प्रतिरोध न कहकर क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। इंग्लिश में बोला जाता है इसको इम्पीडियंस, इम्पीडियंस प्रतिबाधा। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू हमारी, z की वैल्यू है, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z बराबर क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जब हमने इंडक्टेंस कॉइल एल और आर को यूज़ किया। ठीक है, अब इसका क्योंकि ये भी प्रतिरोध है एक तरीके का, तो इसका जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, हमारा ओम होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो वी एल है वो धारा आई से क्या है, π/2 कला आगे, या कह सकते हो कि आई वी से π/2 कला पीछे। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर फाई का कलांतर हो, अगर ये एंगल मेरा फाई हो, फाई क्या है हमारा, वी और आई के बीच का कलांतर है ना। अब ये धारा आई है ये भी क्या है, वी से पश्चिमगामी हो गई ना, और हमने माना कि इनके बीच में फाई का कला है, फाई का कलांतर। तो यहाँ से tan फाई की जो वैल्यू होगी, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि वी एल बटे वी आर। तो यहाँ से हम tan फाई का मान निकाल सकते हैं, tan फाई बराबर हो जाएगा वी एल अपॉन वी आर, और वी एल किसके बराबर है, आई इंटू एक्स एल के, वी आर हमारा आई इंटू आर के बराबर है, आई से आई कट गया, तो tan फाई बराबर हो गया एक्स एल अपॉन आर, और एक्स एल हमारा ओमेगा एल के बराबर है, यानी कि ओमेगा एल अपॉन आर। तो tan फाई बराबर हो गया ओमेगा एल अपॉन आर, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसके बाद इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि यदि L का मान 0 है, अगर इसमें इफ़ L इज इक्वल टू 0 हो, यहाँ पर है ना, L हमारा क्या है, इंडक्टेंस, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0 अपॉन आर, यानी कि ये हमारा हो गया 0, और ये tan 0 की वैल्यू होती है, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ, फाई का मान 0 होने का मतलब ये है कि V और I, आपका जो डायग्राम था वो इस तरीके से था, है ना, ये हमारा I है, ये हमारा V है, और यही हमारा VR है, और ये हमारा VL है, ये एंगल हमारा फाई। अगर ये एंगल 0 हो जाएगा तो V और I दोनों समान कला में हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यदि R बराबर 0 है तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल अपॉन 0, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि tan π/2, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, यानी कि 90 डिग्री। तो उस केस में V और I के बीच की जो कला होगी वो क्या होगी, हमारी 90 डिग्री की होगी, यानी कि उस केस में I मेरा ये होगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, V, यानी कि परिणामी विभवांतर। ठीक है, और जो धारा होगी वो उस V से π/2 कला क्या होगी, पीछे हो जाएगी। ठीक, और प्रतिरोध जो होगा वो हमारा क्या होगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। ठीक, अब इस केस में अगर ये RL सर्किट है तो इस RL सर्किट में वोल्टेज और धारा के, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के जो तात्क्षणिक मान है उनके लिए इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हमने क्या देखा कि जो V है वो I से π/2 कला आगे है, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, फाई कला आगे है ना, ये नेट वोल्टेज है, या I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, या तो ये इक्वेशन बनेगी, या फिर हम इसमें से माइनस कर दें तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I की कला में से फाई को माइनस कर दें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमारा क्या हो गया, परिणामी विभवांतर V और I के लिए इक्वेशंस हो गई। इसमें जो हमारी धारा है वो वोल्टेज से, इसमें क्या है, वोल्टेज हमारा धारा से फाई कला आगे है,
और उसमें हमारी जो धारा आई है वोल्टेज से फाई कला पीछे है, और जहाँ हमारा tan फाई बराबर क्या है, ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या है कि वी आई से फाई कला अग्रगामी है, और ये इक्वेशन से क्या शो कर रही है कि आई वी से फाई कला पश्चगामी। ठीक, अब इसी तरीके से बच्चों और भी हमारे वो होंगे आगे, तो उनको हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और हम लोग इसमें लेके अभी कर सकते हैं, इसका एक और डेरिवेशन कर सकते हैं कि जब परपथ में धारा सी और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में, एक और लेके चलते हैं। 5th पार्ट है हमारा कि जब परपथ में जब परपथ में धारिता सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में, उस केस में क्या होगा, उस केस में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, ये हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज V लगाया, इसके साथ मैंने एक ये कैपेसिटर जोड़ दिया और एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया सीरीज़ में। ठीक, अब इस कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मेरा VC होगा, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मेरा VR होगा। ठीक है, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेजेस के लिए V हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t। अब आप लोगों को बच्चों पता है कि रेजिस्टेंस के कारण जो विभवांतर होता है, इस रेजिस्टेंस के कारण जो विभवांतर होता है, तो VR और I ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो VC है, मतलब इस कारण जो प्रेरित विभवांतर होता है, धारिता C के सिरों के बीच जो प्रेरित विभवांतर VC होता है, ये धारा I से कला में π/2 कला पीछे होता है, यानी कि VC तथा I के बीच में π/2 का कलांतर होता है, और धारा I VC से π/2 कला आगे होती है। अभी आप लोगों ने ये डेरिवेशन देखा था, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि VR और VC इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, हमारा कलांतर होगा। कितने का होगा, π/2 का होगा। कैसे होगा, इसको देखते हैं आगे। ये हमने ड्रॉ किया, ये मेरा I हो गया, और इसी डायरेक्शन में मेरा ये क्या हो गया, VR हो गया। ठीक, अब जो VC होता है, मैंने क्या बताया था, VC इस धारा I से π/2 कला पीछे होता है ना। यानी कि जो VC होगा वो हमारा ये होगा, ये मेरा क्या है VC, या आप कह सकते हो I VC से π/2 कला आगे है, ये मेरी π/2 हो गई कला। ठीक, अब हमने माना कि जो इन दोनों का VR और VC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, हमने मान लिया क्या है, V है, और V और I के बीच में जो कला है वो हमारी फाई है। ठीक, मैंने इससे इस पर लम्ब डाला, फिर से वही चीज़, ये मेरा VC हो गया, है ना, ये VR, ये V है, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो V² बराबर VR² प्लस VC², यानी कि V² बराबर हो जाएगा VR यानी कि I इंटू R का स्क्वायर, तो VC होता है मेरा I इंटू XC का स्क्वायर, यानी कि I² को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा, R² प्लस XC का स्क्वायर, I² बाहर हो गया। यहाँ से मेरा ये हो जाएगा कि V² अपॉन I² बराबर हो जाएगा R² प्लस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ से V अपॉन I का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह अगर लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन I का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा R² प्लस XC का स्क्वायर, है ना। ये मेरा R², ये x स्क्वायर को उधर लाएंगे तो V अपॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा √R² प्लस XC²। अब ये V अपॉन I फिर से हमारी क्या हो गई, ये प्रभावी प्रतिरोध हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे, है ना।
इसको हम फिर से जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रेजिस्टेंस क्या कहेंगे, जेड। ये हो गई हमारी प्रतिबाधा, जेड इज इक्वल टू √r² प्लस XC का स्क्वायर। यहाँ जो जेड है इसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। अब z बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा √r², XC बराबर होता है 1/ω_c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो फाई का मान हमें निकालना, तो tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि VC/VR होगा। तो tan फाई बराबर हो जाएगा VC/VR। VC बराबर क्या होता है, IXC/I × R, I से I कट गया। XC बराबर क्या होता है, 1/ω_c × R। ये हो गया tan फाई। तो tan फाई बराबर हो जाएगा 1/ω_c × R। ये हो गई वैल्यू, ठीक। अब इसमें अगर हमारा कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है, अगर अनुपस्थित है ना, अगर नहीं है, तो जो XC का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये XC मेरा 0 हो जाएगा। कब, यदि ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, यदि संधारित्र अनुपस्थित है, यदि संधारित्र अनुपस्थित है तो उस केस में XC बराबर 0 हो जाएगा, है ना। XC का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1/ω_c बराबर 0, यानी कि यहाँ से C बराबर 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से जो C का मान होगा वो हमारा क्या आएगा, अनंत आएगा, ठीक, शून्य नहीं आएगा, ठीक। संधारित्र अनुपस्थित होने का मतलब ये नहीं कि C की वैल्यू 0 हो जाए, C की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि इसके कारण 1/ω_c होता है, ठीक है। अब इस केस में जो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/ω_c × R, यानी कि 1/∞, यानी कि 0, यानी कि ये वैल्यू मेरी होगी tan 0। तो फाई बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा संधारित्र अनुपस्थित होगा उस केस में फाई मेरा 0 है। फाई 0 होने का मतलब ये है कि V और I दोनों कैसे हो जाएंगे, समान कला में, यानी कि इसी के इधर I होगा और इसी डायरेक्शन में मेरा V होगा, ठीक। और यदि मेरा दूसरा केस, यदि प्रतिरोध R अनुपस्थित है, तो उस केस में R बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से tan फाई बराबर हो जाएगा 1/ω_c × 0, यानी कि 1/∞, यानी कि π/2, यानी कि ये हो जाएगा tan π/2, यानी कि यहाँ से फाई बराबर मुझे मिल जाएगा π/2। इसका मतलब ये हुआ कि V और I के बीच में कितने की कला होगी हमारी, पाई का कलांतर होगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी मेरी, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि I जो होगा वो विभवांतर V से π/2 कला अग्रगामी होगा, ठीक। तो उस केस में अगर आप इक्वेशंस लिखते हो, अगर सर्किट में अगर हमारा RC सर्किट है, RC सर्किट के लिए जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेगी, V = V0 sin ω_t। अगर I की कला आगे है तो I = I0 sin ω_t + फाई, ये हो जाएगा। इस केस में जो धारा है वो वोल्टेज से फाई कला आगे है, जहाँ tan फाई बराबर 1/ω_c × R है, ठीक। और अगर इसमें हम फाई माइनस कर दें तो ये पीछे हो जाएगा, यानी कि V = V0 sin ω_t - फाई। भाई आपका जो डायरेक्शन होती है वो इसी तरीके से होती है, I इधर होता है तो V हमारा ये है, ये फाई का एंगल है, और ये हमारा क्या है, VC है, ठीक है। तो जब V हमारा क्या है, I से पीछे है ना, तो या तो हम इसको इसमें से माइनस कर दें या I में फाई जोड़ दें। जोड़ेंगे तो ये बनेगा, माइनस करेंगे तो ये बनेगा। I = क्या हो जाएगा, I0 sin ω_t, ठीक। तो इस केस में आप क्या लिखोगे कि वोल्टेज
धारा से फाई कला पीछे है और tan फाई की वैल्यू इसमें भी क्या होगी 1/ωc/r। ठीक, अब इसी तरीके से बच्चों दो केस और रह गए हैं, एक तो LC सर्किट के लिए क्या होगा और एक LCR। ये दोनों सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे वाले वीडियो में अब डिस्कस करेंगे।